ओके। तो देखो इनकम टैक्स क्लास में हम लोग ओवरव्यू ऑफ एवरी हेड कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, किसी किसी चीज़ में ओवरव्यू देते वक्त मैंने आपको बोला कि कुछ पॉइंट मैंने छोड़ा वहाँ पर, ताकि जब डिटेल्स डिस्कशंस हो उस टाइम पे वो सब टॉपिक को लेके बात कर सके। जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैंने गिफ्ट एरिया को आपको बोला था रेफर नोट करके रखना। तो वैसा कुछ कुछ एरिया में जहाँ रेफर नोट एरियाज है उसको मैं डिटेल्स जब चर्चा करूँगा, एक एक हेड को, मतलब जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसका अलग अलग डिटेल्स भी होगा, उसमें डिटेल्स कैलकुलेशंस भी होगा, तो उसमें तो चर्चा करना है। और आज सर मेनली डिस्कस करना है रेजिडेंशियल स्टेटस पे। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन इनकम टैक्स, तो उसमें चर्चा करेंगे। एंड मतलब उसके बिना तो इनकम टैक्स में कुछ नहीं हो सकता है। मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस इतना ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है कि इसके बिना इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब आप इतना इंपॉर्टेंट एक एरिया मान लो। अच्छा, एक होमवर्क भी मैंने आप लोगों को देख के रखा था, एक एक कैलकुलेशंस जिसमें एक कंप्लीट सम्स टाइप में था, मतलब जिसमें सारा का सारा हेड्स था और फिर कुछ एडजस्टमेंट भी था, और आप लोगों को पूछा गया था कि सर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, टोटल इनकम भी कैलकुलेट करो। याद है सर? यस सर। ओके, सबने ट्राई किया घर पे? यस सर। है सर। ठीक है, चलो। हाँ सर। ओके, चलो मैं वही वाला क्वेश्चंस को डिस्कस करके ही रेसिडेंशियल स्टेटस में जाऊंगा। ठीक है, तो पहले वो होमवर्क वाला क्वेश्चन जो था मैं उसी पे पहले चर्चा करूंगा। अच्छा, क्या स्क्रीन सबको दिख रहा है सर? हाँ स्क्रीन सर। भी ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, जो उस टाइम पे क्लास पे नहीं था, वो अभी देख लो फटाफट। इनकम अंडर दी एट सैलरी 15,000, इनकम अंडर दी एट सैलरी 15,000, इनकम अंडर दी एट हाउस प्रॉपर्टी 15,000। फिर आपका दिया हुआ था इनकम अंडर दी एट बिजनेस एंड प्रोफेशन 30,000, कैपिटल गेन 60,000 का, है ना? कैपिटल गेन में अलग अलग कैपिटल गेन्स है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000 का, लॉन्ग टर्म 111A एक सेक्शन है कैपिटल गेन का 5 लाख का, शॉर्ट टर्म 111A आपका 20,000 का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका गिवन था बैंक इंटरेस्ट 10,000, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 30,000, एंड विनिंग के बारे में बताया गया था 2 लाख। ठीक है, विनिंग के बारे में बताया गया था 2 लाख। तो आपको सिंपल इतना सा ही बोल के रखा था। ठीक है, और कुछ नहीं बोला था। और फिर आपको पूछा गया था कि आप बताओ कि कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 21-22, या फिर जो भी आपके क्वेश्चंस में पूछेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको ये करंट चल रहा है, मतलब करंट जब आप लोग एग्जाम दोगे उस टाइम पे चलेगा। ठीक है, अब आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, इसमें असेसमेंट ईयर 18-19 भी पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर कैलकुलेशंस भी करना होता है, 17-18 जो क्वेश्चंस पे रहेगा, क्वेश्चन बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा या मतलब जो आपका करंट चल रहा है वो बड़ा, क्वेश्चन बड़ा। हाँ, हमेशा जो क्वेश्चंस पूछेगा आपको उसी हिसाब से जवाब को देना है। तो सर बताओ टोटल इनकम कितना हुआ है जो लोगों ने किया, मतलब नेट इनकम कितना हुआ है? 4 lakh gross total income 4,20,000। ग्रॉस टोटल इनकम 4,20,000 और नेट इनकम नेट इनकम सर टैक्स लाइबिलिटी 78,000। टैक्स लायबिलिटी 78,000, मतलब उसको सर पेमेंट करना है। अच्छा, ठीक है। बाकी और किसी ने कुछ जवाब, इनकी ने कुछ ऐसा जवाब दिया? बाकी और कोई कुछ जवाब दोगे सर? था रोशनी बोलो। ট্যাক্স লাইবিলিটি তো 78,000 এসছে, কিন্তু নেট ইনকামটা 3,70,000 এসছে। नेट इनकम 3,70,000, टैक्स लायबिलिटी 78,000, मतलब नेट इनकम 3,70,000 आया और टैक्स देना है उसको 78,000 का। ओके, चलो ये चौथा का था। बाकी और किसी का? और कोई?
দাদা এটা করা হয়নি। नहीं किया? না না नहीं किया? ओके, ठीक है। ঋষভ ট্রাই করিস নি? হ্যাঁ স্যার করেছি, অ্যান্সার ভুলভাল এসেছে আনসার ভুলভাল এসছে। মনে তুই কি হচ্ছে করে স্যার। জানলি? তুই কি করে জানলি বাকিদের আনসারটা ঠিক আছে? স্যার আমার অনেক মানে কি 8,70,000 এরকম वाह, টোটাল ইনকাম আসছে। तो इजी छिलो। जियाउल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जियाउल ने सर भी नहीं किया? सर हम सर इसमें कर तो सिर्फ लेते बट हम डिविडेंड गिरे ही नहीं है। हाँ अभी खोल के देख रहे हैं। सर मुझे बस एक चीज पूछना है, ये जो लॉन्ग टर्म 3A में जो 5 लाख है, ये क्या पूरा एग्जाम्प्ट होगा या नहीं? लॉन्ग टर्म 3 है नहीं से, लॉन्ग टर्म 111 है, हाँ 111। 111 है जो है, वो हाँ, कितना तक एग्जाम्प्ट होता है, उसका लिमिट क्या है? उसका कोई लिमिट नहीं है सर, जितना रहेगा सारा का सारा जितना रहेगा सब एग्जाम्प्टेड। कर सकते हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। ओके। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, बोलो। कोई कुछ पूछ लॉन्ग रहा टर्म था। सर बोल रहे कि यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड का ही तो था, डिविडेंड इंडियन कंपनी से रिसीव्ड होगा तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, हाँ, क्योंकि इंडियन कंपनी वहाँ से अपना ये टैक्स डिडक्ट कर लेती है, फिर डिविडेंड देती है। अच्छा, ठीक है। ये तो डिविडेंड का बात कर दिए। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि और क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, चलो। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को करो, देखते हैं। अच्छा, नेट का थोड़ा इश्यूज है, पता नहीं कब ठीक होगा ये, मैं इसलिए कैमरा ऑफ किया। अच्छा, रौनक कौर, রৌনক কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা দেখছি। আচ্ছা, ট্রাই কর ফটাফট। আচ্ছা, একবার তুমি কোয়েশ্চেনটা দাও, আমি স্ক্রিনশটটা নিয়ে নিই তাহলে। ততক্ষণ নিলি না কেন? ফটাফট নে। দাদা হ্যাঁ, বলো। বলছি জিটিআই কি 3,70,000? ग्रॉस टोटल इनकम 3,70,000 हो सकता है, मे बी। मे भी हो सकता है, मुझे भी अच्छा करना पड़ेगा। मैं भी अभी करूंगा तुम लोग के साथ साथ ही। जिनके पास क्वेश्चन नहीं है वो फटाफट क्वेश्चंस का एक बार इमेज ले लो। ठीक है, चलो मैं इसको करता हूँ। ले लिया ना सब कोई? अच्छा, हेडिंग कर दो। कैसे हेडिंग करोगे? स्टेटमेंट ऑफ कोई भी क्वेश्चंस का जवाब देने से पहले उसका एक स्टेटमेंट लिखना होता है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम फॉर असेसमेंट ईयर। फॉर असेसमेंट ईयर क्या है सर? 21, 22 एंड रेलिवेंट
प्रीवियस ईयर 2021 है ना, ये आपका क्वेश्चंस का हाँ। हेडिंग होना चाहिए। अब फटाफट, ये बहुत इजी था, अब फटाफट टाइप मतलब लिख लो, जिन्होंने किया जिन्होंने नहीं किया सभी कोई करो, बिकॉज कुछ तो गड़बड़ है। मैं आंसर जो भी जिन्होंने बोला, कुछ किसी का 50% सही है, 50% गलत हुआ। दादा इनकम टोटल अंडर दी हेड, 70,000 আসবে। हाँ वेरी गुड सर। 3,70,000। हाँ, इनकम अंडर दी हेड सैलरी 15,000, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी 15,000। ठीक है। अच्छा, कोई अगर चाहता है कि मैं इसको कॉलम बना लूँ तो आप वैसा भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर आप दो कॉलम बना सकते हो, अमाउंट और ये भी एक अमाउंट। हाँ, दो अमाउंट का कॉलम बना सकते हो, रुपीज़ के साइन भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ से आप दो अमाउंट का, ये मुझे थोड़ा सा ये जगह मिला गया, ठीक है, दो अमाउंट का कॉलम बना लो और एक पर्टिकुलर का कॉलम बना लो, तो फिर आपका कॉलम बन जाएगा। ठीक है, वन फॉर पर्टिकुलर और वन फॉर बाकी दो फॉर अमाउंट, तो फिर आपका प्रोफॉर्मा जैसे दिखेगा। ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट कर रहा था। अच्छा, इनकम फ्रॉम HP, इनकम फ्रॉम BP बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना है सर? 30,000। यहाँ पर आपको ये अलग अलग हेड अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, बिकॉज उसका डिटेल्स यहाँ पर सब कुछ करके दिया है। ठीक है, नहीं तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता क्वेश्चंस, तो फिर ये सब अलग से आपको करना होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस इतना कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं डाला आपको, बट फिर भी एक कॉम्प्लेक्सिटीज है। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, ठीक है, इसके अंदर आपका काफी सारा अलग हेड्स भी था, मतलब सब हेड्स भी था, जिसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है। अच्छा, बहुत लोग लास्ट क्वेश्चन, मतलब इससे इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीक क्लास में सॉल्व कर रहे थे, उसमें मैं देख रहा था कि क्योंकि LTCG का रेट अलग होता है, टैक्स का रेट, तो वो लोग यहीं पर उसका रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं सर, टोटल इनकम कैलकुलेट करने वक्त, when you calculate the total income, you don't need to bifurcate these things. First your duty is to calculate the total income, and उसमें जितना सारा आएगा वो सारा का सारा आपको देना है, अगर वो टैक्सेबल है तो। अगर किसी का रेट अलग है, अगर किसी इनकम का रेट डिफरेंट है, तो फिर वो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद का विषय है, उससे पहले का नहीं। बात कुछ समझ में आया? यस और नो? अगर किसी इनकम का हाँ। टैक्स रेट अलग है तो उसके बारे में चिंता आपको कब करना है? आफ्टर कैलकुलेटिंग दी टोटल इनकम, बी नॉट बिफोर दैट। हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000। अच्छा, लॉन्ग टर्म 111, हाँ, नॉट III, हाँ, लॉन्ग टर्म 111A 111A, ये आपका कितने का इनकम बता रहा है? 5 लाख का, 5 लाख का। लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि लॉन्ग टर्म 111A जो है सर, ये आपका एग्जेम्प्टेड भी है। ठीक है, ये आपका एग्जेम्प्टेड भी है एज पर सेक्शन लेस एग्जेम्प्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 38। ओके, ये भी आपका 5 लाख यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दो, तो 5 लाख से 5 लाख चला जाएगा, तो LT 111A आपका नील हो जाएगा, है ना। और ST शॉर्ट टर्म 111A ये आपका हो जाएगा 20,000, जो आपका क्वेश्चंस में गिवन है ना। अच्छा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका बैंक इंटरेस्ट है। अच्छा, ये किस तरह का बैंक इंटरेस्ट है वो बोला नहीं है। सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट 10,000 तक छूट रहता है, बट यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर आप कुछ, क्योंकि मेंशन नहीं है तो आप पूरा का पूरा अमाउंट को फिलहाल टैक्सेबल कर लो। क्वेश्चंस में अगर गिवन रहेगा सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट है तो अप टू 10,000 तक वो उसको एग्जेम्पशन मिलता है। मैं आगे इसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा जब हम लोग और डिटेल्स क्वेश्चंस करेंगे, बट यहाँ पर क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो आप इसको टैक्सेबल ही मान के चलो। अच्छा, विनिंग 2 lakhs, हाँ, विनिंग 2 lakhs, यही था ना विनिंग्स का? हेलो, हाँ दादा। विनिंग 2 lakhs है ना। अच्छा, तो विनिंग आपका हो गया 2 लाख का, तो ये आपका हो जाएगा ग्रॉस, और तो कुछ इनकम है नहीं आपका यहाँ पर। ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो जाता है टोटल करने से?
सबको 3,70,000 सर 3 लाख। डिविडेंडটা ধরলেন না স্যার। ओ अच्छा, डिविडेंड मैंने यहाँ पर लिया नहीं ना, एक सेकेंड। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितने का था? तो এটা তো 30,000। exempted। हाँ तो लेकिन लिखना पड़ेगा ना। 30,000 ছিল। हाँ लिखना पड़ेगा, मतलब एग्जेम्प्टेड है तो क्या आप छोड़ दे? नहीं, यू हैव टू शो, दिखाना पड़ेगा। जैसे बैंक इंटरेस्ट में भी हम चाहते तो कैलकुलेशन दिखा सकते थे, बट यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है बोल के मैं इसको टैक्सेबल माना। अब इसको कर दो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ओके, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी का क्या होता है ना, वो डीडीटी होता है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले ही ले लेता है। मतलब वो कंपनी क्या करता है, आपको डिविडेंड देने से पहले किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करके रखो, ठीक है। अगर वो इंडियन कंपनी है, से फॉर एग्जांपल रिलायंस, ओके, रिलायंस का शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा, तो इफ़ यू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी शेयर्स, जैसे यहाँ पर रिलायंस का शेयर कितना चल रहा है सर, 1980, से फॉर एग्जांपल कि आप 1980 में इन्वेस्ट किए और 6 महीना 7 महीना 1 साल तक आप इस पर्टिकुलर शेयर्स को होल्ड करके रखें, ठीक है। जैसे लास्ट 1 साल से अगर आप इसको होल्ड करके रखें, तो कंपनी क्या करता है ना, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है क्वार्टरली, तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल डिविडेंड पे करता है। तो डिविडेंड का डिपेंड करता है कि आप कितने का शेयर होल्ड कर रहे हो और उसके बेसिस में कंपनी क्या डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। इसके विषय में जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, उसके डिविडेंड पॉलिसी का एक चैप्टर आएगा, मैं उस पर बताऊंगा, जो जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंटली है, तो उसमें चर्चा होता है कि डिविडेंड कैसे डिक्लेरेशन दिया जाता है। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी कंपनी डिविडेंड पे करते हैं, तो डिविडेंड पे करने से पहले उसका जो टैक्स है, दैट इज डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कंपनी काट के ही आपको देता है। एंड दैट इज द रीजन कि जो शेयर होल्डर है, मतलब जो डिविडेंड ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उनके हाथ में ये टैक्स फ्री हो जाता है। बात समझ में आया सर? ऐसा मत समझिएगा कि एकदम टैक्स फ्री है, मतलब रीजन कुछ समझ में आया ना सर आप लोगों को? टैक्स फ्री एक्चुअल में नहीं है, इसका टैक्स लगता है, बट हाँ शेयर होल्डर जब उसका टैक्स पेमेंट करता है तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड हो जाता है सर, ठीक है। तो अमाउंट कितना था? 30,000 का था ना, 30 ना, 30,000 लेस, आई एम सॉरी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, पहले आप 30,000 लो, फिर आप 50,000 था सर, कितना? 50,000 50,000 না था रे, 30 था, 30 না স্যার 30,000 ছিল। 30 था। ये तो देखना, मैं यहाँ पर लिखा तो होगा इसमें, तो यही तो तुम लोगों ने भी कॉपी किया, 30,000 था। 30 था कि नहीं, देख चेक कर। হ্যাঁ দাদা 30 ছিল। मिला? हाँ सर, मेरा गलत हो गया, 50,000 लिख। एक सेकंड, ठीक है। फिर आपका 30,000 यहाँ हो गया, और यहाँ पर आप क्या कर दोगे, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34, तो फिर यह आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है, 30 लेस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा नील, ठीक है। और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो फिर आपका जो आएगा, इसको आप क्या कहोगे, GTI, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम। दिस इज 3,70,000, दिस इज 3,70,000, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या करना चाहिए आपको, आगे क्या करना चाहिए, जो भी आपका हुआ है इससे आपको क्या करना है, ये जो GTI आपका आया है ना सर, ये GTI 3,70,000, इसको आप क्या करोगे, लेस करोगे यहाँ से डिडक्शन। क्या कुछ डिडक्शन है आपका इस क्वेश्चन में? ना डिडक्शन सर। कुछ भी डेटा है नहीं। आपका? डिडक्शंस No, के sir. बारे में 80C to 80U वाला सेक्शन आगे चर्चा होगा बहुत जोर से इसमें, ठीक है। आपको बहुत सारा डिडक्शंस पढ़ना है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कैप्सूल शेयर करके रखा, आप देखिएगा उस कैप्सूल में
डिडक्शंस का पूरा बहुत सारा है। आप चाहो तो कभी भी मतलब जब भी आपको टाइम मिले आप उसको रीड करना, ठीक है। वो उसको रीड करते हुए कैप्सूल जो है उसमें देखना मिलेगा आपको। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे फिर से बोलना, मैं उसको शेयर कर दूंगा। तो वो डिडक्शंस जो है उसको याद करने का ज़रूरी है सर, ठीक है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U, तो यहाँ पर कुछ नहीं है क्वेश्चंस पे। तो आपका नेट इनकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3,70,000 का, ठीक है। 3,70,000 का समझ में आया सर? ये था आपका नेट इनकम, ठीक है। तो जब भी मैं आपको नेट इनकम के बारे में पूछूं तो तब आप इसको इसी तरह से बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको नहीं बताया, मतलब जो नहीं बताया मतलब मैं इसको मान के चला कि इसमें सेविंग्स वगैरह कुछ बोला नहीं है। जो इंटरेस्ट वाला एरिया था, ठीक है, उसमें मैं बाद में आपके साथ चर्चा करता हूँ। बिकॉज ये 10,000 तक इंटरेस्ट एक छूट मिलता है, इसको आप दिखा भी सकते हो, बट मैं इसको करेंटली यही माना कि ये कोई सेविंग्स इंटरेस्ट क्या है, मतलब कुछ बताया नहीं है। तो सिंपल बैंक इंटरेस्ट के लिए एफडी भी हो सकता है, तो इस पे एक लिमिट काम करता है। आई विल डिस्कस इन दिस थिंग्स इन लेटर क्लास, ओके। तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब क्या करना है। फिलहाल आप इसको रफली ऐसे ही कर सकते हो। तो 3,70,000 का आपका नेट इनकम आ गया। अच्छा आप बताओ मुझे टैक्स लायबिलिटी क्या करे इसका? इसका टैक्स लायबिलिटी होगा कि नहीं होगा? হবে না স্যার। এবার এবার তো এটা করতে হবে না আমাদের এই যে যেটা উইনিং 2 লাখ ছিল ওইখানে ওই विनिंग है, फिर से शॉर्ट टर्म है 111, LTCG है, उसका तो करना पड़ेगा। ST 111 এ আছে हम्म তো আমাদের ফার্স্টে উইনিং এ 2 লাখের উপরে 30% লাগাতে হবে। ओके তারপরে আমাদের এই LTCG তে এটা দিতে হবে তোমার কি বলে 60,000 15%। LTCG बोल 20%। LTCG 20%। আর ST 111 এতে 15% দিতে হবে। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तो ऐसे भी आप 3,70,000 का नेट इनकम का लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे ना, तो वो ऐसे भी ना मतलब करेंट जो रेट है उसमें एग्जेम्प्टेड हो ही जाएगा। बिकॉज इसको तो 87A में रिबेट में मिल जाएगा, इसका तो 87A में रिबेट में मिल जाएगा। बट फिर भी आपको ना इसका एक बाइफर्केशन तो दिखाना पड़ेगा। बिकॉज इसमें कुछ ऐसा इनकम आपका घुसा हुआ है जिसको आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो आपका जो नेट इनकम 3,70,000 का है ना, इसको आप पहले ना इसको आप हटाओ। ये नेट इनकम से कुछ इनकम है जो इसमें टैक्स देना ही पड़ेगा, जिसके बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हो तब से। सबसे पहले तो विनिंग, ये विनिंग का हमेशा विनिंग टैक्सेबल होता है। अच्छा ST 111A इसका अलग टैक्स रेट है सर, इसका रेट अलग है सर। LTCG इसका भी अलग टैक्स रेट है। इसके इन तीनों को छोड़ने के बाद अगर आपके कुछ इनकम रहता है उसको आप अदर इनकम के तौर पे समझ सकते हो। तो आप लोगों को पता है विनिंग कितने का है? 2 लाख 30%। 2 लाख है ना, विनिंग 2 लाख का है। सर इसका एट द रेट ऑफ 30%। ये जो विनिंग है इसका 30% टैक्स फ्लैट जाता है, मतलब ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा सर। अच्छा ST 111A ये अमाउंट आपका 20,000 का है, ओके। इसका रेट एट द रेट ऑफ 15% है, ठीक है। अच्छा LTCG का 60,000 का LTCG है आपका, इसका आपका एट द रेट ऑफ कितना 20%, 20% का स्लैब है इसका, ठीक है। अच्छा 3,70,000 से अगर आप विनिंग का 2 लाख हटा दो, ST 111A का 20,000 हटा दो और 60,000 भी यहाँ से अलग कर दो, तो फिर आपका कितना अमाउंट इधर बैलेंस रहता है सर? 90,000 सर 90,000 ना, कौन बोला 2,70,000? না দাদা ভুল করে বলে ফেলেছি। 3,70,000 से 2 लाख जाएगा, 20,000 भी जाएगा, 60,000 भी जाएगा। तो 2,20,000 एंड 60 इनको जाने के बाद जो तुम्हारा बैलेंस रहेगा, ठीक है, ये तीन इधर से चला जाएगा ना, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये तीन यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करने के बाद ये अमाउंट, फिर आपका ये 90,000 का अमाउंट आएगा। अब ये 90,000 पे नॉर्मल स्लैब सिस्टम आएगा, लेकिन अब इस 90,000 को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इस 90,000 क्योंकि ये टैक्सेबल में नहीं आ रहा है ना सर, हेलो ध्यान से सुनना,
सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर। सेट ऑफ एडजस्टमेंट होगा। अगर 90,000 आपका लाइबिलिटीज के तरफ तो नहीं है, तो इसलिए अगर ये लाइबिलिटीज के तरफ नहीं है, मतलब 90,000 तो कोई टैक्स लाइबिलिटी जनरेट नहीं करता ना आपका तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अप टू 2,50,000 तक है ना सर। हेलो, अप टू 2,50,000 नील होवे। यस हाँ, बिकॉज आपका बेसिक लिमिट 2,50,000 है और ये तो बेसिक लिमिट के पास भी नहीं पहुंचा। क्योंकि आपका अमाउंट बेसिक लिमिट 2,50,000 के पास भी नहीं पहुंचा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोशिश करता है कुछ एडजस्टमेंट करने का। तो फिर आपका सबसे पहले आपका LTCG अमाउंट जो है ना वो इधर आ जाएगा। ये 60,000 जो अमाउंट है इसको इधर लाने का कोशिश करेगा। तो 90,000 के साथ ये 60,000 इधर आएगा, फिर ये ST111A को भी इधर लाएगा, सबको जोड़ के ये एडजस्ट करेगा। मतलब ये 60,000 आपका टोटल में, इसका अलग से कुछ टैक्स रेट यहाँ नहीं लगेगा। जब भी टोटल इनकम बेसिक लिमिट से कम हो जाता है ना, तो उस केस में आप इस तरह का सेट ऑफ कर सकते हो। और 90 के साथ 60, फिर ST111 का 20, ये सारा का सारा अल्टीमेटली एडजस्ट करके आपका टोटल इनकम कुछ 1,70,000 के आसपास जा रहा है, मतलब टैक्स लाइबिलिटी। बट फिर भी क्या आप 1,65,000 সব মিলিয়ে। नहीं 90 + 60 + 20 স্যার 1,70,000 ওরকম আমি অন্যটা বলছি। অন্যটা मतलब মানে ওই 2 লাখের 30% 60,000 আর LTCG টা 12,000। नहीं लगाना है, एडजस्ट कर रहे हैं इसके साथ। अच्छा तो डोंट पुट एनी रेट हियर। रेट मैंने यहाँ पर पुट किया, बट इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहा है सर। ये यूजेबल नहीं होगा, बिकॉज मैं वही तो बता रहा हूँ, बिकॉज ये बेसिक लिमिट नहीं पहुंचा ना। तो जब तक आपका इनकम बेसिक लिमिट भी क्रॉस नहीं करता है और आपका अदर इनकम 90,000 है, तो फिर यू कैन एडजस्ट योर LTCG, ST111A, सब बेनिफिट फॉर यू ना। दिस इज अ बेनिफिट फॉर यू। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मौका देता है कि आप इसको एडजस्ट करो। नॉर्मल लिमिट तक नहीं पहुंचते हो तो आपको मौका मिलेगा। तो फिर इसमें डायरेक्टली, इसमें फ्लैट रेट नहीं है ना। विनिंग जैसे फ्लैट है, तो इसमें फ्लैट नहीं होता, ठीक है, ये अलग से चार्ज होता है। तो 20,000 60,000 यू कैन एडजस्ट दिस इनकम विथ योर अदर इनकम। तो इसको ऐड करने के बाद भी आपका कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है जो टैक्स लायबिलिटी दे। तो अल्टीमेटली इस पे तो आपका टैक्स क्या हो जाएगा, 1,70,000 पे तो टैक्स नहीं ली होगा ना सर। हेलो, 1,70,000 पे टैक्स नील होगा, यस और नो? হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা। यस सर, Yes. ओनली ST111A और LTCG को ही सेटअप करेंगे। हाँ, विनिंग एडजस्ट किसी के साथ नहीं होता सर। देखिएगा, हम लोग लास्ट क्लास में आई थिंक इसी नोट में मिल जाएगा। हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। पॉइंट लिखते वक्त नहीं, इसमें नहीं है, इससे पहले वाला क्लास वाला नोट ओपन करो। इससे पहले वाला क्लास का नोट ओपन करो। विनिंग का हेडिंग देखो, विनिंग का हेडिंग। हेलो, यस सर, ओपन किया? यस विनिंग सर, का हेडिंग मिला? देखो वहां पर क्या लिखा है, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम लिखा है। देखो, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, लॉटरी, विनिंग फ्रॉम टीवी गेम शो एटसेट्रा। टैक्स रेट फ्लैट 30% है। द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ ₹2,50,000 और 3 लाख और 5 लाख विल नॉट अवेलेबल फॉर विनिंग। नो एक्सपेंडिचर बेनिफिट इज अवेलेबल फ्रॉम विनिंग। विनिंग किसी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, ठीक है, विनिंग किसी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका पूरा अलग ही है। लेकिन ये ST111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एरिया, ये एडजस्ट कर सकता है अगर मौका है तो। बेसिक लिमिट क्रॉस नहीं करता तो फिर आप एडजस्ट कर सकते हो और अल्टीमेटली आपका ये पूरा एरिया नील हो गया। लेकिन आपको टैक्स तो देना है ना सर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे टैक्स तो आपको देना है, दैट इज 2 लाख का 30%, है ना। 2 लाख का 30% देना है कि नहीं देना है? यस सर, হ্যাঁ तो 60,000 टैक्स तो आपको देना है। इसके साथ क्या हेल्थ एंड एडुसेस जोड़े? 4%। হ্যাঁ স্যার
देना ही होगा, हेल्थ एंड एडुसेस देना ही होगा। जो भी आपका लाइबिलिटी, जब भी जितना लाइबिलिटी पे करो उस पे हेल्थ एडू देना होगा। तो 60,000 पे 4% कितना हो जाएगा सर? बोलो। 2,400। 2,400 तो 62,400। दिस इज दी टैक्स लाइबिलिटी। 62,400 ये होगा आपका टैक्स लाइबिलिटी। कुछ समझ आया सर? बोलो। कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ? क्लियर है। सबको पूछ रहा हूँ। है दादा। ओके। तो सर ये भी इस क्वेश्चंस ऐसे देखने में बड़ा आसानी दिख रहा था, बट मुश्किल इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला क्वेश्चंस और करूँगा ना तब आप देखिएगा, ठीक है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का जो एरिया आता है ना उसमें आपको ये सब देखने को मिलता है मौका, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शंस था। तो जो मैं अभी एक ओवरव्यू के तौर पे आप लोगों को दिया, इसके आगे आगे जब पूरा चैप्टर का डिटेल्स में जाएंगे ना तब आपको और मज़ा आने वाला है। अभी आपका दिमाग में पूरा सेट हो जा रहा है कि भाई कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, मतलब पूरा टैक्स का एक पूरा ना कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोग बिल्डअप कर ले रहे हो। अब इसके बाद जैसे धीरे धीरे चैप्टर के अंदर जाएंगे फिर आपको आसानी लगेगा। ओके सर, चैप्टर के अंदर जाने से पहले आज हम लोगों को स्टार्ट क्या करना चाहिए सर? इनकम टैक्स में कोई भी चैप्टर में डीप डाइव करने से पहले रेसिडेंशियल स्टेटस है ना, ये सबसे बड़ा काम है। रेसिडेंशियल स्टेटस सर, सिटीजनशिप स्टेटस एंड रेसिडेंशियल स्टेटस में फ़र्क होता है, ठीक है। इंडियन सिटीजन होके भी कोई इंडिया का रेसिडेंट ना भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। वो सिटीजन तो है बट इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। जैसे ओवरसीज सिटीजन बहुत लोग होते हैं, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, बट वो डिपेंड करता है वो रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा। तो सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियलशिप दोनों में फ़र्क है, समझ में आ रहा है सर? बहुत लोग इसको मिसकंसेप्ट कर बैठते हैं कि सिटीजन होने से ही रेसिडेंट होगा, ऐसा बात नहीं है। आप लोग इनको जानते हो? एक थोड़ा सा कॉमन सेंस का कुछ बताता हूँ। मुत्तैया मुरलीधरन, मुरलीधरन नाम सुने हो सर? क्रिकेटर है, बहुत फेमस हाँ सर। क्रिकेटर है श्रीलंका का। श्रीलंका। हाँ मुरलीधरन, ये हाँ श्रीलंका का फेमस क्रिकेटर है। ये एक्चुअली तमिल है, ठीक है, मतलब एक्चुअल में ये तमिल है और ये श्रीलंका में ही बड़ा हुआ है, इसका जन्म भी श्रीलंका में ही हुआ है। बट ये इसका मतलब ससुराल भी इंडिया में है, कर्नाटका इसमें तमिलनाडु एंड केरला में है, और इसका नेटिव इंडिया में है। तो इसका दादाजी बहुत पहले, ठीक है, इसका दादाजी बहुत पहले इंडिया छोड़ के चाय का काम करने के लिए ब्रिटिश पीरियड में, आई थिंक हाँ ब्रिटिश पीरियड में ही इंडिया छोड़ के वहाँ पर काम के लिए गए थे, बिकॉज श्रीलंका में भी ब्रिटिश का चाय का ये सब था, ठीक है, और कॉलोनी भी था वहाँ पर। तो इसके लिए ये लोग भी चले गए थे, लेकिन इसका पापा जो थे वो श्रीलंका छोड़ के नहीं आए थे, ठीक है, वो श्रीलंका छोड़ के नहीं आया था। तो ये लोग रह गया वहाँ पर। तो बाद में इंडियन गवर्नमेंट इसको, और उसके बाद इनका फैमिली रिलेशंस में बहुत लोग इंडिया में अभी भी रहते हैं। तो क्योंकि इसका इंडिया के साथ कनेक्टिविटी है, दैट इज वाई इसको, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, मुत्तैया मुरलीधरन होल्ड्स ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, देख रहे हो सर, and he does not need visa for traveling to India. According to his manager Kushil Gunasekara, Muralidharan qualifies for this status because his family originated from India. समझ में कुछ आया सर? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ आपको जितना ढूंढोगे जानने को मिलेगा। ये मैं कभी कभी लोगों का लाइफ थोड़ा सा पढ़ते रहता हूँ, जिसका जिसका मुझे दिलचस्पी होता है, मुझे इंटरेस्टेड रहता हूँ मैं किसी के बारे में तो पढ़ लेता हूँ। तो इसलिए अंदर से मुझे कभी मिला था तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। ओके चलो रेसिडेंशियल स्टेटस पे बात करते हैं। जैसे मैं आपको पिक्चराइज कराऊंगा, पिक्चराइज मतलब एक पिक्चराइज सिस्टम पे ही होगा। तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिकली इंडिविजुअल का है, हाँ इंडिविजुअल, उसमें जो रेसिडेंट जो अलग अलग पर्सन होता है ना सर, जैसे इंडिविजुअल मतलब वही बिलो 60, मतलब लेस देन 60 ईयर्स, ग्रेटर देन 60 ईयर्स,
अप टू मतलब ग्रेटर देन 80 ईयर सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए, लेस देन 60, ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 80, सभी जो भी इंडिविजुअल है सभी के लिए ये रेसिडेंशियल स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। तो कैसे करना है, जिस तरह से पिक्चराइज करूंगा उसी तरह से करना, और रीड करने के टाइम पे भी उसी तरह से करना सुविधा होगा। तो एक तरफ लिखो रेसिडेंट, ठीक है, रेसिडेंट लिख के नीचे से एक एरो लगाओ, रेसिडेंट लिख के नीचे एक एरो लगाओ और लिखो एनी वन कंडीशन, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू, टू मतलब टू कंडीशंस में, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू, और यहां पर आप वन लिख सकते हो, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, दिस इज द सेक्शन, हाँ, सो वेरी फेमस सेक्शन रेसिडेंशियल स्टेटस में, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ टू अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अगर कोई भी एक कंडीशंस फुलफिल हो जाए तो इट्स ओके, अदरवाइज लिखिएगा यहां पर, अदरवाइज उसको क्या बना देंगे, नॉन रेसिडेंट। थैंक यू सर, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान से एक एक पॉइंट करते हुए चलो, नहीं तो आगे जाके कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं आएगा। अच्छा, रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल्स में किसको कहेंगे, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का क्या मतलब है, तो आपको यहाँ पर सिंपल समझ में आ रहा है सर। रेसिडेंट का मतलब वो है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन है, अगर कोई भी इंसान दो कंडीशंस में एक कंडीशंस फुलफिल करता है तो फिर उसको रेसिडेंट कहेंगे, अगर वो दोनों कंडीशंस में एक भी कंडीशंस फुलफिल नहीं करता तो उसको नॉन रेसिडेंट कहेंगे। आई होप कि इसका ये जो पिक्चराइजेशन है, ठीक है, जो माइंड मैप है, ये माइंड मैप आपको समझ में पूरा आ रहा है। अब सर मन में ज़रूर सवाल आ रहा है, सर वो तो ठीक है पर आप ये तो बता दो कि भाई वो दोनों कंडीशंस क्या है। अच्छा, वो कंडीशंस तो लिखेंगे सर, बट उससे पहले और भी कुछ बातें हैं। एक बार बंदा ये वाला कंडीशंस में हमला क्या हो गया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में एक कंडीशंस फुलफिल तो बंदा क्या बन गया सर, रेसिडेंट बन गया ना। तो जब रेसिडेंट बन जाते हैं ना कोई इंसान इंडिया में एक बार रेसिडेंट बन जाए तो फिर उसके बाद प्रूफ करना होता है कि रेसिडेंट एंड क्या होगा सर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। वेरी गुड सर, आई नो आप में से बहुत लोगों को पता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ROR, ओके। एंड दूसरा पॉइंट में लिखिएगा सर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बोलो तो, आर नॉर, आर नॉर, दिस इज द प्यारा सा वर्ड है दोनों, रॉर ROR एंड आर नॉर, ठीक है। एक बार बंदा रेसिडेंट हो जाए तो फिर वो ROR है कि आर नॉर है ये देखना पड़ता है। अब ROR है कि नहीं या आर नॉर है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, सवाल है ना सर। इसके नीचे से एरो बनाना सर, ROR के नीचे से एरो लगाना, ठीक है, मुझे नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, बट आप लोग ROR के नीचे से एरो लगाना। तो ठीक जहां पर आपने ROR लिखे उस ROR के नीचे से एरो लगा के आप लिखो कि बंदा ROR है कि नहीं है, टू, हाँ, टू कंडीशन आउट ऑफ टू, टू कंडीशन आउट ऑफ टू अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, ओके, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। अगर दोनों कंडीशंस का दोनों कंडीशन 6 एंड 6 सबसेक्शन 6 का फुलफिल कर दिया तो बहुत अच्छा, अदरवाइज क्या बन जाएगा सर, आर नॉर, अदरवाइज आर नॉर बन जाएगा सर, ठीक है, आर नॉर बन जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो
ROR एंड RNOR क्या है, रेसिडेंट क्या है, नॉन रेसिडेंट क्या है, ये आपका माइंड मैप तो समझ में आ गया। अब आपको समझना है सर ये सब कंडीशंस जो आप बता रहे हो तब से, अब कंडीशंस के बारे में भी कुछ कहो। ओके सर, कंडीशंस ही तो कहना है, तो लिखो रेसिडेंट का कंडीशंस, रेसिडेंट का कंडीशन। तो रेसिडेंट बनने का कंडीशंस क्या है, एन इंडिविजुअल प्रोविजन है सर, ध्यान से लिखिएगा। एन इंडिविजुअल इज treated as resident, एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना है जैसा मैं आपको लिखा रहा हूं। An individual is treated as resident if he or she, सॉरी दो बार ये हो गया, if he or she satisfy any one condition out of two, any one condition out of two, ठीक है। दो कंडीशंस में अगर एक कंडीशन फुलफिल करे तो उसे हम क्या कहेंगे, अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 पे उसे हम रेसिडेंट कहते हैं। अब सर पहला कंडीशन क्या है, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, physically present in India for at least 182 days. Very good sir, 182 days during the previous years. during the previous year. अब ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस क्या है, आपका मतलब आप क्या कैलकुलेशंस कर रहे हो, किस प्रीवियस ईयर का कर रहे हो, ठीक है। तो करेंटली हमारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, अभी ऐसे तो अभी चल रहा है, मार्च खत्म होने को है तो 2021 प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, है ना। और इसके पहले 2021 असेसमेंट ईयर खत्म हो गए, 1920 प्रीवियस ईयर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग एग्जाम दोगे उस टाइम का भी मैं यूज कर रहा हूँ 2021 2021 यही रहेगा आपका प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर रहेगा आपका 21-22 जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर आपका क्वेश्चंस का जवाब होगा, ठीक है। मैं आपको करंट प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम के टाइम पे रहेगा मैंने वो वाला यूज किया। और प्रेजेंट इन इंडिया for 60 days. 60 days. Present in India for 60 days during the Previous year. 2021 ने जो भी आपका प्रीवियस ईयर होगा एंड 365 days for preceding year immediately. in four previous year फिर उसके बाद लिखना है आपको immediately preceding the previous year, in 4 previous year immediately preceding the previous year, immediately preceding the previous year, ये आपको लिख देना है। अब ये जो भी आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी प्रीवियस ईयर का जो भी कहानी है इसको आप थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देख लो, मतलब डे वाइज ईयर वाइज। जैसे अगर आपका 2021 सिस्टम क्या है कि आपको 2021 जो आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है, दिस इज द प्रीवियस ईयर, 2021 में आपको 60 डेज रहना है, ठीक है, 60 दिन, और उसके पहले ठीक 4 साल दैट इज 19, 20, 18, 19, 17, 18 एंड 16, 17, ये सारा का सारा मिला के 4 साल मिला के इमीडिएटली प्रीसीडिंग ना, मतलब ठीक इसके पिछला 4 साल सर, हाँ,
मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी 4 साल, ठीक इसके पिछले वाला 4 साल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये सब कुछ मिला के आपको 365 डेज इंडिया में रहना होगा। दोनों का दोनों होना चाहिए, ठीक है, 60 दिन और 365 दिन, दोनों का दोनों होना चाहिए। लेकिन आपका रूल्स क्या हो गया फिर? तो फिर एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आपको कहता है कि फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, जो भी आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर रहेगा, एंड present in India for 60 days during the previous year 2021 and 365 days in 4 previous year immediately preceding the previous year। ये दोनों का दोनों, सॉरी मतलब यहाँ पर 60 और 365 एक साथ काम करता है, लेकिन इनमें से कोई भी एक, या तो कंडीशन ए या तो कंडीशन बी, कोई भी एक कंडीशन अगर आपका फुलफिल हो जाए तो फिर आप इंडिया का क्या कहलाओगे सर? बोलो। रेसिडेंट। रेसिडेंट। आप इंडिया का Resident। रेसिडेंट। वेरी गुड सर, आप इंडिया का तब रेसिडेंट कहलाओगे, ठीक है सर। तो रेसिडेंट कहलाने का कंडीशंस तो एकदम दिमाग में छप गया हो। ओके सर, छप तो गया है, बट अभी आपको एक स्पेशल नोट लेना है। चलो फटाफट लिख लो सर, स्पेशल नोट 1। 2 स्पेशल नोट लिखेंगे, एक स्पेशल नोट 1, एक स्पेशल नोट 2। अच्छा, एट दी टाइम ऑफ calculation, at the time of calculation of number of days, जब भी हम लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे, डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ अराइवल एंड क्या होगा सर? डे ऑफ डिपार्चर। डे ऑफ Departure। डिपार्चर। वेरी गुड सर, डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर। थैंक यू। डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर आर ट्रीटेड एज, क्या ट्रीट करेंगे? 2 days। 2 डेज, 1 days करके। एक दिन करके, पर डे का एक दिन, जिस दिन इंडिया में आ रहा है और जिस दिन इंडिया से जा रहा है, जिस दिन इंडिया में आएगा और जिस दिन इंडिया से जाएगा, ठीक है, जिस दिन इंडिया में आएगा और जिस दिन इंडिया से जाएगा, दोनों दिनों को क्या करना चाहिए सर? एक एक दिन करके काउंट करना चाहिए, और एक एक दिन करके काउंट करने से क्या बनेगा बात? एक एक दिन करके काउंट करने से बात क्या बन जाएगा कि वो 2 दिन काउंट होगा, ठीक है, जिस दिन आएगा जिस दिन जाएगा 2 दिन काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान पे रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अच्छा, स्पेशल नोट 2, इस पे एक काम करते हैं सर, स्पेशल नोट 2 को इधर लिखाते हैं नेक्स्ट पेज में, थोड़ा बड़ा जगह मुझे लगेगा, आप लोगों का जगह है तो आप यूज कर सकते हो। स्पेशल नोट 2, स्पेशल नोट 2 पे आपको मुझे बताना है अंडरस्टैंड इंडिया। ओके, अंडरस्टैंड इंडिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है फॉर जीएसटी कस्टम्स पर्पस। जिनका जीएसटी कस्टम्स का क्लासेस होता है वहाँ पर भी सेम पॉइंट आता है, और यहाँ पर भी इनकम टैक्स में भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज इंडिया, ठीक है। तो दैट्स वाई अंडरस्टैंड इंडिया। तो आप लिखिए, लिखना है मतलब क्या है कि आप एक वो समुंदर का एक छोर बनाइए, मतलब समुंदर का छोर मतलब रेड से ही करते हैं, हाँ, मतलब जैसे समुंदर का तीर होता है ना सर, कुछ इस तरह का समुंदर का तीर, इसी तरह जहाँ पर जैसे हो रहा है लहर आता है। लेकिन अल्टीमेट पॉइंट क्या है कि ये आपका इंडियन लैंडमास है, ठीक है, इंडियन लैंडमास इन द सेंस, एक सेकेंड रुको, मैप अभी तक लोड नहीं हुआ, ओके आ गया। जैसे देख पा रहे होंगे आप, हेलो, दिख रहा है सर, ये देखो हाँ सर। इंडिया का, हाँ ये देखो इंडिया का जो समुंदर किनारे खड़े हो आप, ठीक है, तो आपको जो छोर दिख रहा है, तो सबसे बेहतर है आप ये वाला एरिया चूज करो, मतलब ये आपका, इसके बाद से अरेबियन सी है, तो बहुत जल्दी इंडिया का मतलब वाटर का एरिया इधर से, यहाँ पर बहुत सारा डोमेस्टिक वाला एरिया भी आपको मिलेगा, ये जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बिकॉज इसमें बे ऑफ बंगाल में ये अंडमान सी जो है ना, ये भी हमारा पार्ट है,
तो इसमें काफ़ी सारे एरिया में इंडियन कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अल्टीमेट बात यही है कि कोई भी समुद्र किनारे, स्पेशली अगर आप कन्याकुमारी में खड़े हो, ठीक है, तो कितना दूर तक आपको इंडिया दिखेगा, ठीक है। इंडिया का मतलब क्या है, कितना समुद्र एरिया तक हम इंडिया समझ सकते हैं। इंडिया मतलब सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब जैसे कि हम लोग समझते हैं नॉर्मल, कोई भी इंसान को पूछो इंडिया, तो वो सिर्फ इंडिया का मैप दिख के आपको बताएगा भाई ये इंडिया है। लेकिन सर इंडिया का समुद्र भी इंडिया का है, तो हर कंट्री का अपना अपना है, एक इंटरनेशनल रूल है ये एवरी कंट्री के लिए। तो इंडिया का भी सेम टू सेम रूल फॉलो होता है कि इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल समुद्र में जब भी कोई आना जाना करते हैं, जैसे रोड में हम लोग किलोमीटर बोलते हैं, समुद्र में उसको नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। तो इंडिया के समुद्र छोर से, जो इंडिया का एकदम लास्ट पॉइंट है इधर से, ठीक है, इसके यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, ठीक है, ये कन्याकुमारी से। या फिर अगर आप इंदिरा पॉइंट जो आपका निकोबार में है, जिसको इंडिया का शेष छोर कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट जानते हो सर, इंडिया का लास्ट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यस सर। इंदिरा पॉइंट। दिखते कि हाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास है, ये देखो, दिख रहा है सर, दिस इज द इंदिरा पॉइंट। इसको इंडिया का एकदम अंतिम छोर माना जाता है, ठीक है। तो बहुत घना जंगल है, लेकिन इसके यहाँ से भी 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है सर, ठीक है। तो समुंदर में, ठीक है, समुंदर वाला एरिया में भी 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया माना जाता है। अब सवाल यही है सर, ये 12 नॉटिकल माइल क्यों माना जाता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बहुत सिग्निफिकेंस है इसका, तो फटाफट आप लिखते हुए इसको समझो। तो जैसे आपने इंडिया देख लिया, नॉटिकल माइल कहाँ तक जाएगा समुद्र? मैं हाँ नॉटिकल माइल का मतलब समझा देता हूँ सर आपको। 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू, लिख लो तो समझ में आ जाएगा, 1 नॉटिकल माइल equals to 1.515 miles equals to 1.853 किलोमीटर, ठीक है। एक नॉटिकल माइल समुद्र में रास्ते में हो जाएगा 1.515 माइल्स, और किलोमीटर में देखो तो 1.853 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या जानना चाहिए, इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इंडियन, इसमें 3 छोर होगा आपका, 3 सेक्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड लास्ट में आ जाएगा फोर्थ सेक्शन, ठीक है। अब इंडियन टेरिटोरियल वाटर, ये पूरा का पूरा इंडियन टेरिटोरी है, मतलब ये टोटली हमारा पानी है, इसमें कोई किसी और का अधिकार नहीं है, ठीक है। इंडियन टेरिटोरियल वाटर, दिस इज कॉल्ड इंडियन कस्टम वाटर, इंडियन कस्टम वाटर, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव, एक सेकेंड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है आपका, अरे ये कुछ नहीं है, समुद्र में नाव है सर, ठीक है, समुद्र में नाव जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा बड़ा समुद्र, जहाज जो समझो आप, ठीक है, बोट है जा रहा है, दिस इज कॉल्ड हाई सी, दिस इज कॉल्ड हाई सी, इंटरनेशनल, कंप्लीटली इंटरनेशनल। अब इसमें इंडियन टेरिटोरियल वाटर कितना, इंडियन टेरिटोरियल वाटर कितना सर, दिस इज 12 नॉटिकल माइल, दिस इज 12 नॉटिकल माइल। 24 नॉटिकल माइल हो जाएगा इंडिया का कस्टम वाटर, और 200 नॉटिकल माइल ये हो जाता है इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद जो भी एरिया आपको मिलेगा वो हो जाता है आपका हाई सी या इंटरनेशनल पुलिस का एरिया या इंटरनेशनल वाटर है, वो उसमें कोई भी आ सकता है। तो सर समझ में कुछ आया सर? अच्छा, और एक पॉइंट आप लिख लो,
इसमें एक पॉइंट जोड़ दो इसमें। इंडिया एक मतलब इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो नीचे। इंडिया, अगर आपको कोई पूछे इंडिया क्या है तो आपका जवाब होगा इंडिया एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल। ठीक है सर, इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल। अब इसके साथ रेसिडेंशियल स्टेटस का बहुत बड़ा कनेक्शन है सर, बहुत बड़ा कनेक्शन है। ठीक है, मतलब अगर आप सिंपल समझो, फटाफट समझो और बहुत सिंपल समझो, कोई सवाल हो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडिया के समुद्र एरिया में हो, ठीक है, जैसे कि आप इस तरह का कुछ एरिया में हो, जैसे कि कर्नाटका केरल तमिलनाडु केरल बॉर्डर में हो, या फिर गोवा के साइड में हो, ठीक है, या फिर मुंबई में हो, कहीं भी आप हो सकते हो। अब सिस्टम क्या बताया आपको, इतना देर से आप जो भी समझे उसमें आप एक चीज़ पूरा एक बहुत अच्छे से देखिए कि सर 12 नॉटिकल माइल तक तो पूरा का पूरा भारत है, लेकिन 12 नॉटिकल के बाद भी मतलब उसके अंदर कोई भी आएगा ना तो उसको इंडियन सिटीजन का डे काउंट हो जाएगा। हेलो सर, 12 नॉटिकल अंदर कोई आएगा तो वो इंडियन सिटीजन मतलब इंडियन रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर काउंट हो जाएगा ना, वो जहाज में भी बैठा रहेगा तो भी। हेलो, यस सर। यस सर। है ना। अगर आप 12 नॉटिकल माइल के अंदर हो तो आप प्योरली इंडियन वाटर में हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते रे भाई हम समुद्र में कहाँ गए सॉरी हम लैंड मास में कहाँ गए, हम तो समुद्र में हैं। लेकिन इफ यू आर इन द 12 नॉटिकल माइल कंसेप्ट देन आप तो पूरा का पूरा भारत में हो। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक तो आप पूरा का पूरा भारत में हो। अगर बाई चांस आप इस एरिया में हो जैसे कि 24 नॉटिकल माइल में, तो आप इंडिया के कस्टम वाटर में हो सर। इंडिया का मतलब इंडिया के छोर से 24 नॉटिकल माइल तक, 24 नॉटिकल माइल तक हम इंडिया का कस्टम वाटर है। इसका मतलब इसके अंदर अगर कोई जहाज घुस जाता है ना तो उसको कस्टम ड्यूटी वगैरह देना पड़ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि किस कारण से घुस गया, क्योंकि समुद्र में ऐसे होते हैं कि बाई चांस आ गया है तो वो चेकिंग होगा, उसका पूछताछ होगा। कोई ऐसा भी क्या करेगा ना, बाहर वाला कोई जहाज आके फिर इंडिया का कोई लोकल जहाज को वहाँ बुलाएगा और इंडिया का जहाज कस्टम वाटर में जाके उस माल को खाली करके इंडिया में लेके आ जाएगा। कर ही सकते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा करेगा तो भी कस्टम वाटर में आएगा तो फिर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर लाया जाएगा, और रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर आते ही आप इंडिया में टैक्सेबल पर्सन बन सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कस्टम वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कस्टम वाटर के ऊपर रेसिडेंशियल स्टेटस का भी इंपॉर्टेंस ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टम ड्यूटी का, ठीक है, जो मेनली इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, कस्टम्स एंड जीएसटी का कॉन्सेप्ट कस्टम वाटर में। उसके बाद एक सवाल आ रहा था सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब अगर इंडिया के छोर से 200 नॉटिकल माइल के अंदर, 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अगर कुछ भी मिलता है, लाइक ऑयल माइंस मिल सकता है ना सर, जैसे है सर मुंबई छोर से थोड़ा दूर में आपका ये मिलता है, क्या नाम है उसका, बॉम्बे हाई, है ना। तो वो बॉम्बे हाई मैं आपको अभी शो करता हूँ, वो तो ऑयल माइन समुद्र में ही मिला। तो ऐसे हो सकता है कि 200 नॉटिकल के माइल के अंदर यहाँ पर कोई ऑयल माइंस मिल जाए। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी मिल जाए तो वो सबसे पहले इंडिया का है। ठीक है, क्योंकि कोई और कंट्री भी आके उसको कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन रूल सही बताया गया है सर, 200 नॉटिकल माइल तक तो इंडिया का है। ये इंटरनेशनल रूल्स है और इसी रूल को फॉलो किया जाता है, और वहां से जो भी अर्निंग होगा उसका इनकम इंडिया में आएगा, और उसके ऊपर डिपेंड करके जो इनकम करेगा उसका टैक्स भी इंडिया में देना पड़ेगा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। हेलो, है दादा। तो उसके ऊपर का इंडिया की मतलब ये समुद्र के ऊपर वाला आसमान भी इंडिया का, हाँ, 12 नॉटिकल माइल पानी में जितना, 12 नॉटिकल माइल आसमान में भी उतना। 24 नॉटिकल माइल पानी में जितना कस्टम्स, 24 नॉटिकल माइल्स आसमान में भी उतना ही, फ्लाइट के लिए भी सेम टू सेम। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बार बॉम्बे हाई दिखाता हूँ। बॉम्बे हाई मिल जाएगा शायद, बॉम्बे हाई फील्ड नहीं, बॉम्बे, बॉम्बे हाई बोलते हैं ना सर, एनजीसी का। पता नहीं, यहाँ पर ही होता है शायद, किसी सिक्योरिटी पर्पज से शायद नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वो भी मुंबई के बहुत ही मतलब पानी के आसपास वाले एरिया में ही है सर, पानी में ही है एक्चुअली, समुद्र के अंदर ही है बॉम्बे हाई का पोजीशंस।
आपको समझने के लिए कि कौन सा चीज़ इंडिया का हो सकता है अगर वहाँ पर कोई ऑयल माइंस, जैसे यहाँ पर इस बार अपने अशोकनगर में मिला ना सर, अशोकनगर में ऑयल फील्ड मिला, जानते हो सर? ऑयल या गैस? है सर। क्या मिला? गैस मिला या तेल सर। तेल? तेल मिला ना, ये देखो, देख पा रहे हो सर? इस तरह से वहां से ऑयल माइन करके लिया जाता है। ये बीचों बीच समुद्र में है सर। मुंबई हाईफील्ड, अच्छा बॉम्बे लिख रहा हूँ इसलिए नहीं दिखा रहा है, मुंबई हाईफील्ड लिखते तो शायद दिखाता। मुंबई हाईफील्ड, हाईफील्ड, ऑयल रिफाइनरी, ये इसका ऑफिस में लेके जा रहे हैं, इसका ऑफिस में लेके जा रहे हैं, ये इसका ऑफिस है, देखने में कुछ ऐसा है, ठीक है। ये समुद्र के अंदर ही है सर, ठीक है। वहाँ पर जाके तेल निकाल के फिर उसको इंडिया के अंदर लाया जाता है, देख रहे हो सर? तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर, ऐसे तो ये नॉटिकल माइल के अंदर ही आ गया है, बट अगर ऐसा कभी भी हो कि कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर कुछ आ जाए तो उसे भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो पहले किसका है? वो पहले इंडिया का है। तो सर इतना दिन में इंडिया के बारे में जो समझते थे, इसमें इंडिया के बारे में कुछ और मतलब थोड़ा डिटेल्स में समझ गए होंगे शायद। सब दादा स्क्रीन किसी को नहीं दिख रहा है? দেখতে পাচ্ছি दिख रहा है। सर दिख रहा है। हाँ सर देखते पाচ্ছি। ओके, ठीक है सर, ये इंडिया याद रखिएगा, ये इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिया है, जो इंडिया के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। देख रोशनी, एबारे देखते पाচ্ছিস? है दादा। ओके, चलो नेक्स्ट। इनकम टैक्स में बहुत मज़ेदार चीज़ें सिखाते हैं सर, ऐसे चीज नहीं कि आप लोग सिर्फ इसमें आप ही लोग सीख रहे हो, जो लोग इंडियन रेवेन्यू सर्विस का पढ़ाई करते हैं, मतलब यूपीएससी वगैरह, ठीक है, उनको भी सिखाया जाता है। दे आर ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल इन दिस सेक्टर्स। जैसे आप लोग प्रोफेशनल फील्ड में हो, वो लोग भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में हैं, तो उनको भी ये सब चीज़ें सिखाया जाता है। ओके, और कुछ नहीं करेंटली, फिलहाल फिर से एकदम टैक्स में डीप डाइव करना है। एक क्वेश्चन लिखना प्लीज़। Mr. X, a foreign citizen. Mr. X, a foreign citizen. রনক বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ দাদা। Okay. Came to India for the first time. Mr. X, a foreign citizen, came to India for the first time as on 22nd of January 22nd of January 2020 to 22nd of January 2020, okay, for 200 days, for 200 days. Calculate residential status of Mr. X for previous year 1920, for previous year 1920। हो जाएगा ना? बोलो सर। मिस्टर एक्स जो फॉरेन सिटीजन है, came to India for the first time as on 22nd of January 2020 for 200 days. Calculate the residential status of Mr. X for previous year 1920। तो ये रेसिडेंट होंगे कि नॉन रेसिडेंट होंगे, बताओगे? यस सर। सर 2020 में फरवरी कितने दिन के लिए था? 29। मुझे क्या पता, तुम बताओ। ये तुम्हें ही कैलकुलेट करना होगा ना, 29। मैं तुम्हें
I think 29. দাদা 70 ডেজ থাকছে, इंडिया में 70 ডেজ থাকছে। इंडिया में 70 डेज रहेगा। अगर फेब 29 डेज के लिए रहेगा तो वो 70 डेज के लिए रहेगा, अदरवाइज 69। ओके আমি ठीक है, বলছি দেখো দাদা, बोल बोल। প্রিভিয়াস 1920 যদি হয়, এবার ফার্স্ট দুটো কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে, আইদার ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট ইন ইন্ডিয়া 182 ডেজ এর জন্য হতে হবে প্রিভিয়াস ইয়ার 1920 তে, আর নইলে প্রেজেন্ট ইন ইন্ডিয়া ফর 60 ডেজ প্রিভিয়াস ইয়ারে মানে 1920, আর 365 ডেজ ইন 4 ইমিডিয়েটলি প্রিসিডিং প্রিভিয়াস ইয়ার্স এ হতে হবে। সো প্রিভিয়াস ইয়ার 1920 তে ও এপ্রিল থেকে যদি আমি এখন মার্চ অবধি ধরি তোমার, তাহলে আগের বছর তো ছিল না, তো জানুয়ারিতে 10 ডেজ, ফেব্রুয়ারি 29 ডেজ, আর মার্চে 31 ডেজ, টোটাল 70 ডেজ হচ্ছে। তো কোনো কন্ডিশনটাই ফুলফিল করছে না, সো হি ইজ মানে কি বলে এখানে রেসিডেন্ট হবে না, হি ইজ এ নন রেসিডেন্ট। क्या सबका ही आंसर आ रहा है? तौथा, जियाउल, रोशनी बोलो। यस सर, वो जो एक्सप्लेन किया सेम वही, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। कितना दिन का बात हो रहा है? कितना दिन रह रहा है वो 1920 में? बात तो सही है, बट यू हैव टू शो द कैलकुलेशन। 80 days like 80 डेज लाइक 20 नहीं, यू no, हैव no, टू कैलकुलेट प्रॉपर्ली, 27 बताना पड़ेगा। 1 second करो, ट्राई करो, मैं कर रहा हूँ, बाद में मेरे यहाँ से देख लेना। अच्छा देखो 1920 का बात पूछा गया है। 68 days। ओके 68, चलो देखते हैं, ठीक है। नाइनटीन 20 के बारे में बोला है, तो 1920 जो है हमारा प्रीवियस ईयर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अप्रैल, और एंड पॉइंट क्या है? मार्च। ओके, तो बंदा जो है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आ रहा है सर? 22nd ऑफ जनवरी, 22nd ऑफ जनवरी को आ रहा है ना? तो ये तो आ रहा है 22nd ऑफ जैन को, लेकिन सर आपको सारा का सारा शो तो करना होगा। अप्रैल में नहीं है, मई में नहीं है, जून में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। कब आया सर? इसमें आया। तो अगर जनवरी में 22 तारीख को आया तो जनवरी में कितना दिन रहा ऋषभ? जनवरी में अगर 22 तारीख को आया तो जनवरी में कितना दिन होगा? 9 दिन सर। कत? 9 10 दिन। 31 से 22 लेस कर, कितना होता है? 9 प्लस 1 10 डे ऑफ अराइवल, तथा বুঝতে পারলি কিছু? हाँ सर। डे ऑफ अराइवल को ऐड करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर, भूले गए। इसी तरह का सिली मिस्टेक हो जाता है सर, एक छोटा सा मिस्टेक आपका पूरा हिसाब को ही गड़बड़ कर देता है, तो इसलिए हिसाब को पक्का रखो। तो फिर जनवरी में उसका 10 दिन होता है, फेब्रुआरी में वो कितना दिन रहता है? अच्छा 2020 का फेब्रुआरी लीप ईयर है क्या? हाँ दादा। कैसे पता चलता है लीप ईयर? 4 ईयर के बाद लीप ईयर आता है। इस 4 से डिवाइड करो तो जाए तो फिर वो लीप ईयर है, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, अगर वो डिवाइडेशन जाता है तो फिर वो लीप ईयर है सर, ये सिस्टम होता है नॉर्मली। अब 4 से डिवाइड करो तो 2020 तो चला जाएगा ना, कोई भाग शेष नहीं रहेगा उसमें, कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। ओके, तो फिर इन दैट केस फेब्रुआरी टू लीप ईयर है तो 29, और मार्च कितना दिन का है? 31 डेज। 31 ना, तो 10, 29, 31। अच्छा वो उसके बाद भी है क्या इंडिया में या फिर चला गया? 200 दिन के लिए आया इंडिया में 22nd जनवरी 2020 में, लेकिन अच्छा अभी ये नहीं बताया कि कब जा रहा है। 200 दिन के लिए आया, बट कब जा रहा है वो तो अभी नहीं बताया,
लेकिन हमें पूछा गया कि भाई जो 19-20 जब वो आ रहा है उसका आने का टाइम जो है वो 1920 के अंदर आ रहा है ना, बिकॉज जनवरी इज अ पार्ट ऑफ जनवरी फरवरी मार्च इज अ पार्ट ऑफ 1920 प्रीवियस ईयर, दैट इज वाई ये जनवरी फरवरी मार्च का मतलब 1920 कैलकुलेशन हो रहा है। तो 29 31 10 कितना हो रहा है सर? 10 70. प्लस 29 70 प्लस 31 70। किसी का भी आंसर 70 आया था? আমি তো বললাম। अच्छा रौनक यस सर 17 70 69 मेरा आया था। 69 गलत है, टोटली रॉन्ग। एक दिन का भी एक्चुअली सर मैं फेब का वो 29 डेज में मुझे याद। यू हैव टू नो सर, उसको भी आपको याद करना है, वो भी आपको समझना है कि वो लीप ईयर में है नहीं है, ये आपको ही समझना है। कोई भी नहीं बताएगा आपको कि तो 2019 लीप ईयर था नहीं था। यू हैव टू, यहाँ पर डेट का कैलकुलेशंस बहुत आपको झमेला करेगा सर। ये प्योर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम टैक्स में बड़ा बड़ा केस हो जाता है। एक प्लेयर आया था, उसका एक छोटा सा डे के डिस्प्यूट के कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके पीछे ही पड़ा था। नाम है सर साउथ अफ्रीका का फेमस प्लेयर, तथा बोलते पर भी उसका हर्सल गिब्स। हर्सल गिब्स कहाँ चला गया इसका, मैं दिखाता हूँ आपको। हर्सल गिब्स, इसके साथ इंडिया में बहुत बार इनकम टैक्स को लेके बहुत प्रॉब्लम हुआ। आई डोंट नो इसका डिटेल्स है कि नहीं, अगर मिले तो मैं दिखा भी सकता हूँ तुम्हें। ठीक है, इंडिया में इसका इनकम टैक्स को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। एक बार तो इंडिया आया ही नहीं सर, एक बार तो इंडिया आया ही नहीं वो, मतलब ये टैक्स के चक्कर के कारण, जानते हो, क्योंकि आते ही इंडियन डिपार्टमेंट उसको पकड़ेगा एंड दैट इज द रीजन। कंट्रोवर्सीज, मैच फिक्सिंग का भी कुछ कंट्रोवर्सी है। अच्छा नहीं मिल रहा यहाँ पर, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, बट ये प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, तो इसका ये प्रॉब्लम था। ये इंडिया में मैच फिक्सिंग का भी कुछ पॉइंट था, टैक्स का भी कुछ पॉइंट था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर उतना डिटेल्स नहीं बोला है। तो वही मैं इसलिए बोलना चाह रहा था कि एक छोटा सा दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। एक दिन में टैक्स लग जाएगा, एक दिन में टैक्स नहीं लगेगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ओके सर, डेज तो कैलकुलेट आपने कर लिया, वेरी गुड, 70 दिन। ठीक है, ऐसे देखो आंखों देखी तो लग ही रहा था कि ये रेसिडेंट नहीं होगा, है ना। ये क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, am I right ना सर। क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि ये एक्चुअल में रेसिडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत इजीली समझ में आ रहा है। भाई 2019-20 में तो इतना दिन रह नहीं रहा है, 182 वाला दिन तो फुलफिल हो नहीं रहा है, तो फिर किस एंगल से होगा, या फिर 60 और 365 भी नहीं हो रहा है। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि आपको ना कैलकुलेशन शो करना होगा कि वो एक्चुअल में इंडिया में 19-20 में कितना दिन है। ठीक है, अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन शो करने से ही नहीं होगा। ठीक है, जिसका एमसीक्यू है नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको ये जब एमसीक्यू क्वेश्चन है नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको लिखना है तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, देख लो सर। प्रोविजंस को लिखते हुए लिखना है, मैं बार बार प्रोविजंस नहीं लिखाऊंगा, आप अपने प्रैक्टिस के लिए प्रोविजंस को लिखते हुए चलना हमेशा से। ठीक है, मतलब जब भी लिखोगे क्वेश्चंस का जवाब दोगे, प्रोविजन सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस का जवाब देना। तो कैसे लिखना है सर, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, जो भी प्रोविजंस पहले हमने लिखा है, हाँ, एंड इंडिविजुअल में एक लिखाऊंगा, बार बार नहीं लिखाऊंगा, आप जगह छोड़ के रखना। एंड इंडिविजुअल लिख लो इसमें, हाँ, is treated as resident if he or she satisfy any one condition out of क्या सर, out of 2 तो out of 2 condition of section 6 subsection 1, 1 is condition A, ठीक है, that is 182 days वाला, आप लोग पूरा लिखना, हाँ, जो sections में लिखा हुआ है 182 days वाला, and conditions B that is 60 and 365 days वाला। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, प्लीज समझ लीजिएगा, हाँ, कि ए वाला मतलब 182 दिन इंडिया में रहने वाला, या फिर और, हाँ, कोई भी एक, ए और बी, और 60 एंड 365 डेज। तो हमारे एग्जांपल्स में तो 182 डेज वाला तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं,
बट इसमें जा सकते थे बी वाला कंडीशंस में। कंडीशंस बी में भी हम लोग थोड़ा देख सकते थे कि 60 दिन तक तो उसका हो रहा है ना, 70 दिन तो है वो 19-20 में, बट क्या उससे पहले 365 दिन इंडिया में है वो? हेलो सर बोलिएगा। हमारा आंसर तो आ रहा है सर 70, तो 60 डेज तो फुलफिल कर रहा है, बट क्या 365 डेज फुलफिल कर रहा है? एकदम नहीं। एकदम नहीं, बिकॉज वो तो क्यों नहीं फुलफिल कर रहा है? तो 22 जन को आ ही रहा है। अरे नहीं सर, वैसा नहीं देखना है, वैसा नहीं देखना है। 22 जन को आ रहा है वो नहीं, पॉइंट तो बताओ, कौन सा पॉइंट बता रहे हैं? First time is हाँ, फर्स्ट टाइम आ रहा है, इससे पहले वो कभी इंडिया विजिट ही नहीं किया, तो पुराना 4 साल में 365 दिन वाला कॉन्सेप्ट आएगा कहाँ से? समझ में आया? रोशनी तो था, सबको पूछ रहा हूँ, क्लियर है ना सर? है सर। अच्छा, यहाँ पर मैंने, हाँ वेरी गुड, आई नो आप ही लोगों ने बोला। अरे मैं इन जनरल बोलते बोलते बोल देता हूँ सर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगा सर, ये जो प्रोविजंस का जो एरिया है जो वहाँ पर शॉर्ट में लिखा, आप इस पे शॉर्ट में मत लिखिएगा सर, इसको डिटेल्स पे लिखिएगा एग्जाम पे, और कॉपी में भी डिटेल्स में ही लिख के रखिए, नहीं तो आप बाद में समझ नहीं पाओगे। वो जो प्रोविजंस मैंने यहाँ पर लिखा के रखा आपको, ये वाला दिस प्रोविजंस, हाँ ये आपका प्रोविजंस का एरिया है ना, यही वाला प्रोविजंस वहाँ पर आपको लिखना होगा। प्रोविजंस लिख के कैलकुलेशंस करके, ठीक है, स्पेशली सीए एंड सीएमए इन दोनों को तो ये ऐसा ही लिख मतलब एग्जाम में सॉल्व करके आना होता है, ठीक है। सीएस में एमसीक्यू क्वेश्चंस जस्टिफिकेशन देना पड़ता है ना, एग्जैक्टली एमसीक्यू के सर, साथ जस्टिफिकेशन। हाँ एमसीक्यू में जस्टिफिकेशंस भी पूछते हैं, ठीक है, या मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में कि जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफिकेशंस में कैसे हैं कि सिर्फ हाँ ना बोलने से नहीं होगा, सिर्फ ट्रू फॉल्स यस नो इज नॉट इनफ, काट देगा सर, ठीक है, बार बार पूछते हैं इज दिस क्वेश्चन, इज दिस ट्रू और फॉल्स, तो अगर ट्रू है तो उसका जस्टिफिकेशन दो, अगर फॉल्स है तो उसका जस्टिफिकेशन दो। तो जिसमें पहले आप प्रोविजंस बताओ, दिस इज द प्रोविजन एरिया, ठीक है, कैसे आंसर लिखना होता है वही मैं आपको बता रहा हूं। पहले प्रोविजंस फिर कैलकुलेशंस, ओके, प्रोविजंस देन कैलकुलेशन, एंड उसके बाद आपको क्या करना होगा सर? कंक्लूजन, ठीक है, प्रोविजंस, कैलकुलेशंस एंड देन कंक्लूजन। समझ में आ रहा है सर? अब कंक्लूजन्स में क्या लिखोगे? कंक्लूजन क्या होगा आपका? इन द गिवन प्रॉब्लम और केस, प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, केस भी बोल सकते हो। इन द गिवन प्रॉब्लम और केस मिस्टर एक्स फेल्स टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन, और फिर से कंडीशन लिखने का जरूरत नहीं है बिकॉज यू ऑलरेडी राइट डाउन द प्रोविजंस इन द फर्स्ट पैरा, ओके। मिस्टर एक्स फेल्स टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन of section 6 subsection 1, okay, so Mr. X is a non-resident in India, non-resident in India, ठीक है, इसको कोटेशन में रख सकते हो बिकॉज यही आपका मेन आंसर था, अंडरलाइन कर देना। तो क्यों नॉन रेसिडेंट है उसका पूरा का पूरा ठोस प्रूफ के साथ आपको बताना होगा। नहीं नहीं ये तो रेसिडेंट होगा, नहीं नहीं ये तो नॉन रेसिडेंट होगा, ऐसा नहीं, विथ ए प्रॉपर स्ट्रक्चर। एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम पे भी ना गलत हो सकते हो, हाँ उसमें प्रोविजंस लिखने का जरूरत नहीं होगा, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन जब होता है, लेकिन स्पेशली चौथा, रोशनी आप लोगों को बोल रहा हूँ, हाँ सर हमारे तो लेकर जाएगा ही नहीं किसी, नहीं लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को नहीं लिखना है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। बट एमसीक्यू में तो क्या लिखोगे, जरूरत नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ आंसर पुट करना है, तो इन दैट केस यू डोंट नीड टू राइट डाउन दीज थिंग्स। ये तो सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रोविजंस याद रहे, वो भी तो क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने के टाइम पे करते हुए जाना। लेकिन जब क्वेश्चंस में आपको सिर्फ डेज का कैलकुलेशंस पूछे, ठीक है, तो ऑन दैट टाइम आप सिर्फ ये डे का कैलकुलेशंस कहीं भी रफ में करना, ठीक है, तो ये रफ में करके आप अपना आंसर पुट करना, ठीक है, ये रफ में करके, रफ पेपर मिलता है सर, ये रफ में करके आप इसको बस
पुट कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशंस कर लेना, बाकी कुछ कर। एमसीक्यू जैसे कि जिसका भी एमसीक्यू पूछे, सीए में भी पूछते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, सीए में भी पूछते हैं बहुत सारा, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर जिसका भी रहेगा उसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करके आंसर पुट करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो तब आप प्रोविजंस भी प्रैक्टिस करो, तब आप कैलकुलेशंस भी प्रैक्टिस करो, और तब आप कंक्लूजन्स का एरिया जो है कैसे आपका हुआ है वो भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, दैट इज द रियल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इनकम टैक्स। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, मैं इतना पूछना चाहूँगा कि सर रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस, कैसे इसका कैलकुलेशंस करना है? समझ में आ गया ना सर? इतना तो समझ में जरूर आ गया। यस सर। यस, ओके, चलो अभी अंदर में चलते हैं और क्वेश्चंस और टफनेस में पहुंचेंगे। इलस्ट्रेशन 2, चलो लिखिएगा। मिस्टर एक्स comes to India for the first time. Okay, again for the first time. चलो, Mr. X comes to India for the first time. अच्छा, मैं यहाँ पर 1ST लिख रहा हूँ, एक्चुअली ये FIRST होना चाहिए। हाँ, 7th July 2010, okay, and return back as on 4th Jan 2019। oh sorry 2019 बोल दिया, 4th Jan 2011, okay, 7th July 2010 and return back as on 4th January 2011, again come back to India, again came back to India as on 4th September 2012 and stay here till 12th June 2013. Calculate residential status of Mr. X for previous year। यहाँ पर आपका सवाल 13-14 से है, ठीक है, 13-14 प्रीवियस ईयर 13-14 में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था, ये आपको बताना है। ओके, क्वेश्चन अगर 1920 पूछता तो 1920 बताते, 21-22 पूछता तो 21-22 बताते। यहाँ पर जो भी डेटा है वो 13-14 रिलेटेड है। करोगे? चलो सर 2 मिनट टाइम है आप लोगों के पास। मुझे आप लोग जब पहले आप प्रोविजंस का जगह बना लो, वो आप अपने से घर पे लिख के रखोगे, ठीक है। प्रोविजंस तो पहले आपको लिखना ही है, वो आप लिखना अपने से, ठीक है। तो आंसर करने के टाइम पे फर्स्ट प्लीज कीप सम एरिया फॉर द प्रोविजन, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेशंस करो। सेकेंड स्टेज में आपका कैलकुलेशंस आता है, आप वो वाला करो और फिर कंक्लूजन्स में आप बताओ। कैलकुलेशंस वाला एरिया इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। प्रोविजंस आप घर पे लिखोगे, ये जगह आप छोड़ के रखो। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना सर? हाँ दादा। Mr. X comes to India for the first time 7th of July 2010 and returned back as on 4th January 2011, again came back to India as on 4th September 2012 and stay here till 12th of June 2013. Calculate
residential status of Mr. X for previous year 13-14. चलो मैं वेट कर रहा हूँ सभी के आंसर सुनने के लिए और मैं भी इधर करना चालू करता हूँ। दादा एकटूखानी করেছি বলবো? नहीं, आंसर मुझे पूरा का पूरा बता, एक टू खानी करके नहीं बोलना है। पूरा का पूरा आंसर मुझे बता कि वो कितना दिन का बात है और वो रेसिडेंट है कि नहीं है, मुझे ये चाहिए। 13-14 में वो रेसिडेंट है कि नहीं है और कितना डेज का कैलकुलेशंस तुमने किया। दैट इज दी मतलब वांटेड आंसर फ्रॉम एनीवन। सब कोई कर रहे हो ना या सब सो गए? 2 मिनट दादा। ओके, ताथा, जियाउल, रोशनी, ऋषभ, हाँ सर। कर रहे हो ना? जी सर। ओके ओके करो। सर मेरा हो गया है, तो क्या बोलो? हाँ बोलो। আমারও হয়ে গেছে। प्रीवियस ओके जियाउल बोल। सर वो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है विच इज फिजिकली प्रेजेंटेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द ये प्रीवियस ईयर। ये सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ। अच्छा, और इसका बता। असेसमेंट ईयर 14-15 है ना? अगर देख 13-14 प्रीवियस ईयर है तो ऑटोमेटिकली हाँ असेसमेंट ईयर 14-15 ही होगा, तो मतलब वेरी कॉमन सेंस। अगर प्रीवियस ईयर 13-14 है तो असेसमेंट ईयर 14-15, बट नहीं असेसमेंट ईयर यहाँ देन पे कोई काम नहीं वन करेगा। सेकंड। असेसमेंट ईयर का कोई नहीं काम नहीं नहीं वो है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा बिकॉज प्रीवियस ईयर में वो नहीं है। असेसमेंट ईयर के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इसमें असेसमेंट ईयर पे बैठ के हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। दैट इज द थिंग। 14-15 में बैठ के एक्चुअली ये कैलकुलेशन किया जा रहा है, ठीक है? या फिर 19, जैसे अगर आपको 19-20 पूछता है तो 20-21 में बैठ के आप उसका कैलकुलेशंस करते हैं। प्रीवियस ईयर इज द एक्चुअली कैलकुलेटिव एरिया जिसको लेके आपको कैलकुलेशंस करना है। अब असेसमेंट ईयर को लाके एकदम कंफ्यूज ना होना। हाँ रौनक बोल। देन सर दादा वो मिस्टर सेटिस्फाई नहीं एक्स कर रहा है प्रीवियस ईयर में। सेकंड कंडीशन अच्छा, जियाउल का एक्चुअल आंसर क्या था? एक सेकंड रौनक, जियाउल क्या बोला? पहला कंडीशन सेटिस्फाई देन नहीं कर रहा। वो जो प्रीवियस ईयर में वो सिर्फ 73 डेज ही है बट प्रीवियस ईयर में से 73 डेज ही हैं। ओके, अब सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं वो देख। हाँ हाँ वो दादा फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है। उसका टोटल डेज 464 हो रहा है प्रीसीडिंग 4 इयर्स में। 4 ईयर। ओके ठीक है। ओके रौनक बोल।
স্যার দাদা বলছি প্রিভিয়াস ইয়ার 13-14 এ ও 73 ডেজ থাকছে, দ্যাট ইজ কি বলে মানে 60 ডেজ কে মানে ওটা করছে স্যাটিসফাই, এন্ড প্রিভিয়াস 4 ইয়ার্স এ ওর হচ্ছে 391 ডেজ। 391 ডেজ, ওকে। হ্যাঁ, তো টোটাল মানে ওটাকে আমি যদি 73 টাকে ছেড়ে দেই, কারণ ওটা তো 60 ডেজ এর কন্ডিশনটা হয়েছে, তো 391 ডেজ যদি থাকছে তাহলে ওর সেকেন্ড কন্ডিশনটা ফুলফিল হচ্ছে, therefore he is a resident of India. ओके, यस सर, ही इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड उसका सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ओके, बट कैलकुलेशंस भी सही रखना है, ठीक है। तो चलो, मुझे 2 आंसर मिला। अब मैं देखता हूँ कि किसका आंसर ठीक लगा, मतलब ठीक हुआ है, लगा नहीं, ठीक हुआ है, और कैलकुलेशंस कैसे करना चाहिए। आई डोंट नो जिन लोगों ने आंसर बनाया वो लोग किस तरह से आंसर कर रहे हो, बट कभी गलती ना हो। एक बार सुन लिया सबको एक बार सुन लो मेरा बात, हाँ 2 सेकेंड। आंसर कभी गलत ना हो, इसका एक तरीका बताता हूँ आपको। ये तो फिर भी एक छोटा सम्स है, इससे भी बड़ा सम्स आ सकता है, मतलब धमाका भी हो सकता है। धमाका मतलब मैं आपके आगे 2-3 सम्स कराऊंगा, उसमें धमाका आएगा। मतलब इतना बार आपको राउंड राउंड कराएगा ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसा कंफ्यूजन ना होने से बचने के लिए, मतलब कंफ्यूजन होने से बचने के लिए आपको एक तरीका बताता हूँ। अब हमेशा ना उसका एंट्री ईयर से एंट्री लेना। जैसे उसका एंट्री ईयर क्या है, 10-11 है ना, तो 10-11 का पूरा का अपने 7 जुलाई 2011 कौन सा ईयर में वो एंट्री ले रहा है वो देख लीजिएगा पहले। मतलब आपका तरीका बता रहा हूँ, पिक्चराइज कर लो, मतलब दिमाग में मैप बना लो। 7 जुलाई 2011 में अराइवल हो रहा है, तो ये 10-11 का पार्ट है। डिपार्चर करके जा रहा है 4th ऑफ जनवरी 2011 को, तो ये भी 10-11 का पार्ट है। तो 10-11 इज दी अराइवल एरिया, तो 10-11 इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। देन वो फिर से आ रहा है इंडिया में, ये देखो फिर से अराइवल कर रहा है इंडिया में 4th ऑफ सितंबर 12 में, तो 12-13 इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड देन 12 जून तक अभी है वो स्टे कर रहा है, तो ये 13-14 का पार्ट है। तो 10-11, 11-12 एंड 12-13 एंड 13-14 दिस इज योर रेलिवेंट एरिया, जिसका कैलकुलेशंस आपको करना ही है। लेकिन हमारा प्रोविजंस प्रीवियस ईयर का जो टाइम है इसको छोड़ के और पिछला 4 साल तक का डेटा हमें मांगता है, इसलिए बेहतर है कि आप पिछला 4 साल का डेटा पुट कर दो, ठीक है। चलो ये अलग बात कि 9-10 में उसका कोई पिक्चर नहीं है इंडिया में, तो इसलिए 9-10 लिखिएगा, ठीक है। इट्स अ गुड प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है। 9-10 यू शुड राइट डाउन, बिकॉज काम पे आ जाता है, हमेशा प्रैक्टिस में रखना। लेकिन 9-10 में उसका इंडिया में कोई खबर नहीं है। 10-11 में वो इंडिया में आ रहा है, मतलब आप लोग ना एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ऊपर से नहीं आना है, नीचे से आना है। तो 10-11 में वो कब आ रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई में आ रहा है क्या? हाँ सर बोलिएगा मुझे थोड़ा। 7th ऑफ जुलाई, तो अगर 7th जुलाई पे आ रहा है तो जुलाई में कितना दिन इंडिया में है वो? 25 डेज। ओके, डे ऑफ अराइवल को काउंट कीजिएगा। अगस्त 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, जनवरी के 4 तारीख में वो जा रहा है, 4 डेज, जनवरी में 4 दिन, फरवरी में वो इंडिया में नहीं है, मार्च में भी वो इंडिया में नहीं है। अच्छा, फिर हम लोग पहुंच जाएंगे सर 10-11 का काम खत्म। 11-12 में, 11-12 में वो अभी इंडिया में आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। कब आया 11-12 में? आया ही नहीं क्या? हाँ ছিল না, 12-13 এ হবে। 11-12 में वो हाँ। आया ही नहीं सर। नहीं आया। ये देख 11-12 में वो कहाँ आया है, 11-12 में वो है ही नहीं, ठीक है। तो एकदम पूरा पिक्चर ना। क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। 11-12 में वो इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। तो कब है कब नहीं है, सारा का सारा डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए। अच्छा, फिर 13-14 में, 12-13 में वो फिर से इंडिया में आया है। कब आया? 4th सितंबर। 4 सितंबर, तो कितना दिन के लिए इंडिया में है? 4 सितंबर में आया, तो मतलब सितंबर में 27 डेज, 7 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर 31, जनवरी 31। अच्छा, 12-13 का फरवरी, दैट इज ये फरवरी कब का है? 2012 का फरवरी है, 13 का फरवरी है? हाँ ठीक से बोल। नहीं ये 13 का, ये 28 होगा। हाँ ये 13 का फरवरी है, हम एग्जैक्टली 28 ही लेना है। मार्च में 31, ठीक है, ओके खत्म। अच्छा, अभी भी है वो इंडिया में 13-14 में, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 12। बस उसके बाद का कोई डेटा हमारे पास
नहीं है, तो फिर काम खत्म, पैसा हजम। এবার একটা টোটাল কলাম করব না সাইডে। अब হ্যাঁ टोटल, हाँ साइड में टोटल कॉलम कर दो। अब हर एक ईयर में कब कितना दिन रह रहा है उसका हिसाब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे ये डेटा मुझे जियाउल ने भी सही बताया और रौनक ने भी मुझे सही बताया, दैट इज 73 डेज इन 13-14। ओके, इट्स अ वेरी तो साइंटिफिक वे 209 ऑफ डूइंग दिस। हाँ बोलो। 209 डेज 209, इसमें तो कुछ है 182 नहीं, तो इसमें डैश और ये आ जाएगा 182। वेरी गुड, 182। तो टोटल कर दो। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, हाँ 13-14 आपका कैलकुलेटिव ईयर है, तो 13-14 का डेटा को अलग रखिए और बाकी को अलग रखिए, तो आपका जो टोटल कैलकुलेशंस होगा वो 73 को छोड़ के, हाँ हाँ 73 391 ही को आया है। छोड़ के 391। जियाउल ने एक चीज 464 बोला था, आई थिंक इसके टोटल साथ मैंने ऐड ऐड कर, पहले बोला था। हाँ हाँ ऐड नहीं उसके करना बाद है। मैंने लेस करके बोला था। ठीक है, समझ गया मैं, मतलब ऐसा गलती देख लेना एक बार, ठीक है दिमाग में रख लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टोटल में, टोटल का मतलब ये है कि 73 डेज मतलब 13-14 में कितना दिन है वो चाहिए आपको, और बाकी 4 साल मिला के कितना दिन हो रहा है, दैट इज 391 हो रहा है। ये दोनों साल मतलब एक्चुअली 4 साल ही है, पिछला 4 साल मिला के मेरा 365 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा हुआ 391 और यहाँ होना चाहिए था 60, यहाँ हो गया 73। ऋषभ Purchase Rishabh ball. नहीं है ऋषभ। ओके, in the given হ্যাঁ স্যার problem আছিস, বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার ওকে, ট্রাই কর, আনসার করার ট্রাই কর। in the given problem Mr. X, वेरी इंटरेस्टिंग, सो वेरी इंटरेस्टिंग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी तरह से काम करवाते हैं सर, आगे इनकम टैक्स ऑफिसर भी बनोगे यही करना है, एज ए चार्टर्ड क्लाइंट का काम करवाओगे तो यही करना है। इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर एक्स कभी बिग फोर फार्म में काम के लिए जाओ, वहां पर टैक्स का काम करोगे तो यही तो करना है। मिस्टर एक्स सेटिस्फाई, सर नॉलेज ही रेडी करता है कि आपका तजुर्बा क्या होगा और आप किस लेवल पे काम कर पाओगे। पास फेल डिग्री इज इररिलेवेंट व्हेन यू हैव अ नॉलेज। हाँ डिग्री चाहिए, इट्स ओके, बट आफ्टर दैट नॉलेज ही काम आता है। मिस्टर एक्स सेटिस्फाई कंडीशन, the given problem Mr. X satisfy कंडीशन बी या फिर 2, आप जैसे प्रोविजन लिखोगे उसी तरह से लिखना। हाँ अगर प्रोविजंस पे बी लिखोगे तो बी, और प्रोविजंस पे अगर 2 लिखोगे तो 2। ठीक है, কি जैसे आप লিখেছি लिखोगे। हाँ কি লিখেছি বলবো? हाँ बोल। Mr. X satisfies the second condition under section 6 subsection 1, hence he is a resident in India for 73 days in the previous year 13 and 14 and 391 days in the 4 immediately preceding previous years, hence he is a resident of India. वेरी गुड वेरी गुड। इन प्रीवियस ईयर 13-14 जो तुम्हें क्वेश्चंस में पूछा था। मिस्टर एक्स सेटिस्फाई, वेरी गुड रौनक। रौनक ने एक अच्छा बात बोला कि सेकंड कंडीशंस बोल दो, ठीक है। इन द गिवन प्रॉब्लम मिस्टर एक्स सेटिस्फाई सेकंड कंडीशंस ऑफ सेक्शन 6 subsection 1, okay, that is 73 days, मतलब फुलफिल तो कर ही रहा है, इसलिए जो तुम्हारा एक्चुअल में हुआ है वही लिखो। 73 डेज इन प्रीवियस ईयर 13-14 एंड 391 days in 4 previous year immediately preceding the previous year. Okay, so Mr. X is a resident in India. Mr. X is resident in India. सर इस क्वेश्चंस में आपको ये नहीं पूछा गया कि वो ROR है कि R-NOR है, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूँ। वो ROR R-NOR का पहले प्रोविजन सीखेंगे, फिर ROR R-NOR वाला के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको मैं कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप उसमें रेसिडेंट भी बताना,
नॉन रेसिडेंट भी बताना, साथ में आर ओ आर नॉर भी बताना, बट इन दिस क्वेश्चंस यू डोंट नीड टू डू दैट, ओके, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ आपको रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट पूछा है। किस तरह का है, आर ओ आर है कि आर नॉर तरह का है, वो यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो यू कैन इग्नोर दिस पॉइंट हियर। बट आगे जब करा दूंगा उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चंस में यू हैव टू राइट डाउन वो आर ओ आर है कि आर नॉर है, तो लेकिन उसका प्रोविजंस भी आपको सिखाना है, तो वो आगे करेंगे। बट उससे पहले एक काम कर लो। काम क्या करना है सर? काम ये करना है, ये क्वेश्चन लिख लो फटाफट। क्वेश्चन लिख लो। मिस्टर एक्स, a foreign citizen come to India for 100 days, come to India for 100 days every year, 100 days every year since 2006-7, okay, 2006-7. Calculate residential status for previous year 13-14, ठीक है। मेरा डेटा 13-14 से है तो आप 13-14 से करना, डेटा 19-20 से होता तो 19-20 से करना, बट सेम मैटर सेम रहेगा आपका हमेशा, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, डोंट डू नाउ, सो होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखना प्लीज, क्वेश्चन 2। मिस्टर एक्स लिख लिया ना ये वाला? हेलो, यस सर। है दादा। हाँ सर। मिस्टर एक्स ए फॉरेन सिटीजन, ध्यान से लिखिएगा, हाँ थोड़ा बड़ा है। मिस्टर एक्स ए फॉरेन सिटीजन came to India for the first time as on 14th February 2009 and stay here till 2nd May 2009. He again came back. He again came back to India. Again came back to India as on 22nd of January. 22nd of, oh sorry, not January, change कीजिएगा please. 22nd of December, okay, 22nd of December 2010 and stay here till 15th February 2011. 15th February 2011. He again came back to India. Again came back to India as on 4th January, हाँ 4th Jan मतलब January 2012 and stay here till 25th July अच्छा मेरा पेज खत्म हो गया सर, 20 पेज था, 20 पेज खत्म हो गया, मैं इधर लिख रहा हूँ, हाँ
एक काम करते, पेज को थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ तो आ जाएगा। তুমি ডিক্টেট করে দাও না, তাহলেও হবে। नहीं ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। क्या मैं बोला? टिल 25 जुलाई 2012 बोल दिया मैंने। स्टे हियर नहीं बोला, स्टे हियर टिल 25 जुलाई 2012, okay? 25 July 2012. He again came back to India as on 16th of January 2013 and stay here till 2nd August 2013. Calculate residential status of Mr. X. Residential status of Mr. X for Mr. X for previous year 13 and 14. Okay, my data is 13, 14. Whatever data you have in the exam, you will do that. तो ये था क्वेश्चन, ठीक है सर? क्वेश्चन लिख लिया, थोड़ा बड़ा है, लेकिन सर अगर आप बेसिक, जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व किया, अगर बेसिक्स आपका प्रॉपर रहेगा तो फिर गलत नहीं होगा, चाहे कितने बार भी वो आए और कितने बार भी वो जाए, दैट्स एकदम इफेक्ट नहीं करेगा आपको। तो ये था आज का क्वेश्चंस जो भी डिस्कस मुझे करना था आप लोगों से। इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पे और भी कुछ इम्पॉर्टेंट एरिया में बात करेंगे, जिसमें आप लोगों को मैं वो बताऊंगा कि अगर कोई नेवी में काम करता है, अगर कोई फॉरेनर्स है जो इंडियन ओरिजिन वाला है, तो उनके लिए कुछ अलग रूल फॉलो होता है जिसको बोलते हैं सर प्रोविशो। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आरओआर आरनोर को किस तरह से कैलकुलेट करना है। फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी का एक रेसिडेंशियल स्टेटस अलग से पूछते हैं, उसका भी एक अलग रूल है, ठीक है? इस तरह का काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ एरिया रेसिडेंशियल स्टेटस पे बाकी है जो हम लोग कल वाला क्लास में करते हैं, ठीक है? आज तो इतना ही है। जिन लोगों का शाम को फाइनेंस का क्लास है एफएम का, वो लोगों का एफएम का क्लास होगा, ठीक है? मैं अभी से बता दिया क्योंकि कल वाला एफएम का क्लास नहीं हुआ था। जिनका है, जिनका नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं। ओके सर, कोई सवाल है तो कर लो। तथा जियाउल ऋषभ, কালকে চেক করবে তো হোমওয়ার্কটা? हाँ कल चेक करेंगे, तो होमवर्क है तो फिर कल ही चेक करेंगे। तथा बोझा গেছে जियाउल, क्लियर ना? यस सर, हाँ यस सर। सर रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ डायरेक्ट रेसिडेंशियल क्वेश्चन भी पूछते हैं और रेसिडेंशियल स्टेटस को ना बड़ा क्वेश्चन से ऐड करके भी पूछते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस में बहुत इंपॉर्टेंस रखना, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सवाल होता है यहाँ से। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके सर, टाटा फिर सबको, बाय। बाय सर। टाटा। রাখছি দাদা। ओके टाटा। ओके टाटा। বাই স্যার। बाय ऋषभ।